नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपना विषय चल रहा था सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत अपने उन प्रश्नों को पढ़ रहे थे जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो लगातार आपको क्लास मिल रही है। अपने पहले भौतिक विज्ञान का चैप्टर पढ़ा था बल व गति, जिसका पार्ट नंबर था फर्स्ट। आज आपके सामने लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान का पार्ट नंबर सेकेंड। इसमें जो कुछ बचे हुए प्रश्न थे, उन प्रश्नों की चर्चा आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न खींचने का उदाहरण है। खींचने का उदाहरण है ध्वज फहराना, दरवाज़ा खोलना, पर्दा उठाना या लड़के को धक्का देना। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है ध्वज फहराना, तो इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है। तो खींचने का उदाहरण इनमें से एक है ध्वज फहराना। देखिए 2 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस में दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। निम्न में से किस में दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। द्रव्यमान, दूरी, संवेग या चाल। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है संवेग। तो संवेग के अंदर दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। यानी तो ये किस प्रकार की राशि होगी, ये सदिश राशि होगी। यानी सदिश राशि कौन सी होती है, जिनके अंदर दिशा और परिमाण दोनों होते हो, वो सदिश राशि होती है। और ये जो द्रव्यमान, दूरी और चाल, ये क्या है, अदिश राशियां हैं। देखिए आगे 3 नंबर प्रश्न, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। यानी प्रतिबल है, उसका प्रभाव निम्न में से किस पर निर्भर करता है। भार, आयतन, द्रव्यमान या क्षेत्रफल। तो जो प्रतिबल है, जो उसका प्रभाव पड़ता है क्षेत्रफल के ऊपर। डी नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे देखिए, प्रतिबल होता क्या है। प्रतिबल यानी इंग्लिश में बोले तो स्ट्रेस। प्रतिबल से आशय इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित उस आंतरिक बल से है जो दूसरे कणों के द्वारा अपने पड़ोसी कणों पर लगाया जाता है। और इसकी इकाई की बात करें तो इसकी इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होती है। तो प्रतिबल की इकाई क्या होगी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या इसको पास्कल भी बोला जाता है। आगे देखिए, जब 100 न्यूटन N यानी न्यूटन का एक बल 50 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। यानी एक 100 न्यूटन का बल 50 kg द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया गया है, तो उससे जो उत्पन्न त्वरण होगा उसका मान कितना होगा। तो आपको एक सूत्र बताया था, F बराबर M इंटू ए। अपने पास दिया है, बल दिया है 100 न्यूटन और M अपने पास दिया है 50, लेकिन ए अपने पास है नहीं। तो ए को साइड में कर लेते हैं, तो 100 बटे 50 आ जाएगा, 0 से 0 कट गई और 5 दूए 10, 2 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 2 मीटर सेकंड स्क्वायर या 0.2 मीटर स्क्वायर या 0.2 मीटर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो आंसर रहेगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहेगा। जो त्वरण का जो सूत्र होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के अंदर उतर आता है। तो इसका जो ए नंबर ऑप्शन है वो सही रहेगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है। यानी एक वस्तु है जिसे दोनों सिरों से पकड़कर खींचा जाता है तो उस पर जो बल लगेगा उसे क्या कहा जाता है। आवेग, घर्षण, संवेग या खिंचाव। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है खिंचाव। तो जब दो वस्तुओं के सिरों को पकड़कर खींचा जाएगा तो उनके ऊपर एक खिंचाव बल लगता है। देखिए 6 नंबर प्रश्न, एक 2 kg की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है, इस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा। तो बल ज्ञात करना है, तो बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर M इंटू ए। M अपने पास कितना है 2 और ए कितना है अपने पास 4, तो 4 दूए 8। तो बल आपको पता है न्यूटन के अंदर आता है, तो 8 न्यूटन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका डी नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं।
यानी स्प्रिंग है उसको खींचने के बाद उसकी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने वाला जो बल लगता है उसे क्या कहा जाता है? विभव बल, गुरुत्व बल, स्प्रिंग बल या प्रत्यायन बल। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है, प्रत्यायन बल, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई में वापस लौटाने के लिए बल ये लगता है। अब देखिए प्रत्यायन बल होता क्या है, इसको बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। जब पिंड अथवा वस्तु को दबाया या खींचा जाता है तो एक बल कार्य करता है जो वस्तु को उसकी वास्तविक स्थिति अर्थात बाध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। तो इस बल को ही प्रत्यायन बल कहा जाता है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दोनों दिशाओं के बीच कोण क्या होगा? यानी जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दोनों दिशाओं के बीच कोण क्या होगा? 30 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 60 डिग्री। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है 180 डिग्री, यानी कोई भी बल विपरीत दिशा में लगाया जाएगा तो दोनों दिशाओं के बीच जो कोण बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री का। 9 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता? निम्न में से कौन सा एक पदार्थ है जो प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता? जड़त्व, बल, संवेग या वेग। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है बल। तो बल प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है तो इनमें से किसका संवेग अधिक होगा? एक हल्के और भारी पिंड की जो गतिज ऊर्जा है वो समान है तो इनमें से उनका संवेग किसका अधिक होगा? किसी का भी नहीं, या हल्के पिंड का या भारी पिंड का, या दोनों का संवेग समान होगा। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है भारी पिंड का। तो एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा अगर समान होगी तो उनमें से जो भारी पिंड है उसका संवेग अधिक होगा। देखिए संवेग क्या होता है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यानी संवेग को P से बिलोंग करते हैं। M आपका द्रव्यमान हो गया, V आपका वेग हो गया। तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होगा वो क्या आएगा? संवेग। संवेग एक किस प्रकार की राशि है? तो संवेग एक सदिश राशि है जिसके अंदर दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। संवेग किसी वस्तु को स्थानांतरित करने की क्षमता होती है, यानी किसी वस्तु को स्थानांतरित करने में संवेग की बहुत भूमिका होती है। इसके द्रव्यमान में गति होती है। इस स्थिति में जब दो भारी वस्तुएं एक ही गति से चल रही हो तो भारी वस्तु को हल्की वस्तु की तुलना में अधिक बल के साथ रोकना चाहिए। यानी भारी वस्तु को रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। इतनी बातें संवेग के बारे में आपको याद रखनी है। अब थोड़ी सी बात करते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है। यानी गतिज ऊर्जा किस कारण होती है? रेखीय वेग के कारण हो सकती है या कोणीय वेग के कारण हो सकती है, या रेखीय और वेग और कोणीय वेग दोनों के कारण ये गतिज ऊर्जा हो सकती है। इसका मान उस पिंड को विराम अवस्था से उस वेग तक त्वरित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। तो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा ज्ञात जिसे K से बिलोंग किया जाता है। तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv की स्क्वायर होता है। m यहाँ पे द्रव्यमान है, v यहाँ पे वेग है। तो उससे स्पष्ट होता है कि गतिज ऊर्जा का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। यानी जो गतिज ऊर्जा है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, शून्य हो सकती है और धनात्मक हो सकती है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? यानी विस्थापन के अंदर जो परिवर्तन होता है उसकी दर को क्या कहा जाता है? गति, संवेग, विस्थापन या वेग। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है वेग। तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। तो वेग के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए वेग विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग के रूप में जाना जाता है। वेग एक भौतिक सदिश राशि है। तो वेग किस प्रकार की राशि है? वेग एक सदिश राशि है। इसे परिभाषित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। वेग के अदिश निरपेक्ष मान को गति कहा जाता है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती।
आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न, निम्न में से वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। इनमें से आपको बताना है कौन सी भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी, बल, त्वरण या वेग। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है दूरी, तो दूरी है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। 13 नंबर प्रश्न देखिए, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है। रूपांतरित गति, असमान गति, समान गति या घूर्णन गति। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है असमान गति। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे असमान गति कहा जाता है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु, यानी जो तत्कालीन वेग है और जो औसत वेग है वो कब बराबर होते हैं, जब वस्तु में एक समान त्वरण हो, या एक वृत्त में चल रहा हो, या में परिवर्तित त्वरण हो, या में वस्तु में शून्य त्वरण हो। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है, वस्तु में जो त्वरण है वो शून्य हो तब तत्कालीन वेग और औसत वेग बराबर होते हैं। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग, यानी अगर त्वरण ऋणात्मक है तो किसी पिंड का वेग क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, शून्य होगा या नियत रहेगा। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है घटेगा, यानी त्वरण अगर ऋणात्मक है तो किसी पिंड का अगर वेग की बात करें तो वो वेग घटेगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है, यानी कोई वस्तु है वो एक समान गति से चल रही है, तो इसका जो त्वरण है वो क्या होगा, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या परिवर्तनशील। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है शून्य। तो जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका जो त्वरण है वो शून्य होगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है, यानी मुक्त रूप से जो वस्तु अगर कोई गिर रही है तो उस वस्तु की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है, आयताकार गति, या असमान त्वरित गति, या समान त्वरित गति, या वृत्तीय गति। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है समान त्वरित गति। मुक्त रूप से अगर कोई वस्तु गिर रही है तो उस गति के अंदर वस्तु की जो गति है वो समान त्वरित गति होती है। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जोड़ी की दिशा हमेशा एक समान होती है। इनमें से आपको बताना है कौन सा जोड़ा है जिसकी दिशा एक समान होती है। बल या वेग, बल व त्वरण, बल और विस्थापन, बल और संवेग। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है बल और त्वरण। बल और त्वरण वे जोड़े हैं जिनकी दिशा हमेशा एक समान होती है। देखिए बल क्या होता है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, और त्वरण क्या होता है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो बल एक सदिश राशि है क्योंकि इसके अंदर दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, जिससे किसी पिंड का वेग बदला जा सकता है, यानी बल के माध्यम से हम किसी भी पिंड का वेग बदल सकते हैं, जिसे हम कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, यानी बल है जो संवेग के अंदर जो परिवर्तन होता है उसकी जो दर होती है उसके समानुपाती होता है। ये हमें न्यूटन के गति के जो द्वितीय नियम है उससे हमें ज्ञात होता है। तो बल से त्रिवियम पिंड का एक विरूपण या घूर्णन भी हो सकता है, या दाब में बदलाव भी हो सकता है। अब बात करें त्वरण की। जो त्वरण है वो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी किसी वस्तु के अंदर अगर वेग है और उस वेग में परिवर्तन हुआ है और उसकी जो दर है उसे क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। जो त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसके अंदर परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो साथ साथ में इस तरह के सूत्र कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहें ताकि आपको याद रहे। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है, गति, विस्थापन, वेग या चाल। तो इनमें से जो आपका
सी नंबर ऑप्शन है वेग। तो किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को वेग कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक या शून्य हो भी सकता है और नहीं भी। तो देखिए 20 नंबर जो प्रश्न है इसका जो बी नंबर ऑप्शन है आपका शून्य। तो यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु पर विस्थापन भी क्या होगा? शून्य होगा। आगे देखिए, वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। वेग में अगर परिवर्तन है उस परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? संवेग, त्वरण, गति या बल। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। और त्वरण का सूत्र क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 22 नंबर प्रश्न देखिए, सदिश यानी जिसे वेक्टर बोला जाता है राशि का उदाहरण है। इनमें से आपको बताना है कौन सी राशि सदिश राशि है? वजन, तापमान, वेग या लंबाई। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है वेग। तो वेग एक है सदिश राशि है। वजन, तापमान और लंबाई ये तीनों क्या है? अदिश राशियां हैं। थोड़ी चर्चा करते हैं सदिश राशियां और अदिश राशियां कौन कौन सी है, उनके उदाहरण है जो आपको सीधी सीधी याद रखने हैं। तो सदिश राशियों के कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं। वेग, बल, संवेग, विस्थापन, रेखीय संवेग हो गया, कोणीय वेग, कोणीय संवेग हो गया, चुंबकीय आघूर्ण, प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत धारा घनत्व। ये इतने उदाहरण हैं जो सदिश राशियों के उदाहरण हैं। इतना इन सभी का रट्टा मार लो, आपको कुछ भी नहीं करना, इनका रट्टा मार के आपको याद करना होगा। अदिश राशियाँ कौन कौन सी है, इनके उदाहरण देखते हैं। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है वे अदिश राशि होती है, जैसे चाल हो गया, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा और दाब। ये जो सभी राशियाँ वो अदिश राशियों के उदाहरण हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न, किसी दोलन द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आयाम, आवर्त, दूरी या आवर्ती। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है आवर्त। तो किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। आगे देखिए, एक पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। यानी एक पानी से भरा गिलास है, उसके नीचे एक कागज रखा है, उसको अगर झटके से निकाल लेते हैं तो पानी में कोई भी गति उत्पन्न नहीं होती है। वो किस कारण गति नहीं होती है? गति के तीसरे नियम के कारण, या जड़त्व के कारण, या घर्षण के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है जड़त्व। तो जड़त्व के कारण पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज खींचने पर पानी में कोई गति उत्पन्न नहीं होती है। देखिए 25 नंबर प्रश्न, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? यानी गति के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। तो गति ने के जो 3 नियम है उनमें से जो पहला गति का नियम है उसका जो पहला समीकरण है वो किन के बीच संबंध दर्शाता है? स्थिति और समय, स्थिति और वेग, वेग और समय, वेग और त्वरण। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है वेग और समय। तो गति का जो पहला समीकरण है वो वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? यानी गति के नियम का जो दूसरा समीकरण है वो किन के बीच संबंध को दर्शाता है? वेग और समय, स्थिति और समय, स्थान और वेग, वेग और त्वरण। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है स्थिति और समय। तो गति का जो दूसरा समीकरण है वो स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए, यानी पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 1% घटा दी जाए तो जी यानी गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा?
पहले घटेगा या बाद में बढ़ेगा। तो अगर पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए तो जो गुरुत्वीय त्वरण है वो हमेशा बढ़ेगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है, यदि कोई गतिमान वस्तु है उस पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? आवेग, तनाव, घर्षण या गति। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है घर्षण। तो घर्षण के कारण अगर कोई गतिमान वस्तु है उस पर कोई बल नहीं है तो वो घर्षण के कारण रुक जाएगी। 29 नंबर प्रश्न देखिए, घर्षण बल कार्य करता है, घर्षण जो बल है वो किस प्रकार कार्य करता है? बल की दिशा के लंबवत, या बल की दिशा में किसी कोण पर, या बल की दिशा में, या बल की दिशा के विपरीत। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। जो घर्षण बल है वो बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है, तभी वस्तुओं को रोकने में हमें सहायता मिलती है। 30 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, एक लड़का है जिसका भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा? 600 न्यूटन, 3600 न्यूटन, 0 या 100 न्यूटन। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है 100 न्यूटन। तो अगर किसी लड़के का पृथ्वी पर भार 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका 100 न्यूटन ही होगा, यानी चंद्रमा पर इसका भार कम होगा। देखिए 31 नंबर प्रश्न, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो, यानी व्यक्ति का जो भार है वो लिफ्ट में कब अधिक होगा? स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलती है जब लिफ्ट, या स्थिर वेग से नीचे की ओर आ रही हो, या ऊपर की ओर त्वरित होने वाले हैं, या नीचे की ओर त्वरित होने वाले। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है ऊपर की ओर त्वरित होने वाले, यानी जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो तो व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होता है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, जब कोई वस्तु वर्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। यानी कोई वस्तु वर्तीय पथ पर अगर गति कर रही है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कौन सा है? कोणीय बल, साधारण बल, या अभिकेंद्रीय बल, या गुरुत्वाकर्षण बल। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु वर्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर जो बल लगता है वो होता है अभिकेंद्रीय बल। 33 नंबर प्रश्न देखिए, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है, यानी कोई भी वस्तु है वो अधिकतम भारशील किस में होगी? वायु में, जल में, हाइड्रोजन में, या निर्वात में। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है निर्वात। निर्वात वो क्षेत्र होता है जो बिना हवा का होता है। तो कोई वस्तु अधिकतम भारशील निर्वात के अंदर हो जाती है। 34 नंबर प्रश्न देखिए, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगने वाले कुल समय के अनुपात को क्या कहा जाता है? तत्कालीन वेग, रेखीय वेग, औसत चाल, या त्वरण। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है औसत चाल इसे कहा जाता है। 35 नंबर प्रश्न देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो इनमें से जो चुंबकीय बल है, या विद्युत चुंबकीय बल है, या अनुदैर्ध्य बल है, या गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल। तो सूर्य के चारों ओर अगर पृथ्वी घूम रही है तो वो किस बल के कारण घूम रही है? तो वो घूम रही है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। 36 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा बल आभासी बल है? इनमें से आपको बताना है कौन सा बल आभासी बल है। अभिकेंद्र बल, अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, या अपकेंद्रीय बल, या परबल नाभिकीय बल। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल एक आभासी बल है। 37 नंबर प्रश्न देखिए, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। यानी हम जब कभी चलते फिरते कभी हमें पत्थर के पैर लग जाता है तो हमें चोट लग जाती है, तो वो किस कारण होता है?
जड़त्व, वेग, प्रतिक्रिया या संवेग। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया के कारण पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लग जाती है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, यदि गति में रहते हुए घूर्णन की दूरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उस गति को क्या कहा जाता है? कक्षीय गति, वृत्तीय गति, घुमाव गति या दोलन गति। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है घुमाव गति। तो यदि गति में रहते हुए घूर्णन की दूरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उस गति को घुमाव गति कहा जाता है। 39 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी के प्लान वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए। यानी पृथ्वी के प्लान वेग की अपेक्षा कम वेग पर अगर मिसाइल को लॉन्च करना है तो उसके लिए कुल ऊर्जा किस प्रकार की चाहिए? ऋणात्मक, धनात्मक, धनात्मक अथवा ऋणात्मक या शून्य। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है ऋणात्मक। तो पृथ्वी के प्लान वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए जो कुल ऊर्जा है वो ऋणात्मक ऊर्जा हमें चाहिए। 40 नंबर प्रश्न देखिए, पवन की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? पवन की जो गति है इनमें से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? दाब प्रवणता, पृथ्वी के घूर्णन, सूर्य ताप या कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है दाब प्रवणता। तो दाब प्रवणता के कारण पवन की गति नियंत्रित होती है। आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न, साइकिल का टायर अचानक फट जाता है तो यह क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? समदाबी प्रक्रिया या सम आयतनिक प्रक्रिया या समतापिक प्रक्रिया या रुद्धोष्म प्रक्रिया। तो जो अगर साइकिल का टायर अचानक फट जाता है तो वो यह दर्शाता है कि इसमें रुद्धोष्म प्रक्रिया हुई है। डी नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो देखिए रुद्धोष्म प्रक्रिया या प्रक्रम है क्या चीज़? रुद्धोष्म प्रक्रम किसी ऊष्मागतिक निकाय में किए गए ऐसे प्रक्रम को कहते हैं जिसमें परिवर्तन के समय निकाय और बाह्य वातावरण के बीच उसमें ऊर्जा का आदान प्रदान न हो। रुद्धोष्म प्रक्रम की परिकल्पना अत्यंत व्यवहारिक महत्व की है, यानी यह एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। रुद्धोष्म प्रक्रम एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऊष्मागतिक प्रक्रिया है जिसमें प्रणाली और आसपास के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, अर्थात ऊष्मा स्थिर रहती है। तो ऊष्मा स्थिर रहने के कारण साइकिल का टायर फट जाता है। 42 नंबर प्रश्न देखिए, बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है? यानी बल आघूर्ण है उसकी एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन मीटर या न्यूटन सेकंड या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो जो बल आघूर्ण है उसकी एसआई इकाई होती है वो होती है न्यूटन मीटर। बी नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। 43 नंबर प्रश्न देखिए, यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग और त्वरण में कला अंतर यानी फेज डिफरेंस कितना होगा? यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग और त्वरण में जो फेज डिफरेंस है वो कितना होगा? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 270 डिग्री। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है 90 डिग्री। तो यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील है तो वेग और त्वरण में जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा 90 डिग्री का। 44 नंबर प्रश्न देखिए, यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटोन का समान तरंगदैर्घ्य हो, यदि एक इलेक्ट्रॉन हो और फोटोन हो उसकी जो तरंगदैर्घ्य वो समान हो तो उनका निम्नलिखित में से क्या समान होगा? वेग, रैखिक संवेग, कोणीय संवेग या ऊर्जा। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है रैखिक संवेग। तो इनमें से जो रैखिक संवेग इन दोनों का समान होगा जब इलेक्ट्रॉन और फोटोन की तरंगदैर्घ्य समान होगी। तो आज के ये बल व गति से इतने ही प्रश्न थे, सभी आपको मिल चुके हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास लगे बेल आइकन की घंटे को जरूर दबा लें ताकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। तो इन प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज है हमारे प्रताप क्लासेज पर लगातार आपको मिल रही है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।